प्रिय छात्रों, एक बार फिर से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड की किताब पढ़ेंगे जो काव्य खंड है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है लौट कर आऊँगा फिर। और ये लिखी गई है जीवनानंद दास जी द्वारा। जीवनानंद दास जी द्वारा ये कविता लिखी गई है। हालांकि ये भाषांतरण किया गया है प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा। लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास की बंगाली कविता है जो कि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित किया गया है, उसको हिंदी भाषा में बदला गया है। तो जीवनानंद दास जी की जो जीवनी है वो हम देख लें, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार में तो कुछ याद होगा नहीं, थोड़ा किताब दोबारा भी देखेंगे आप लोग घर पे बैठ के। फिलहाल तो स्कूल वगैरह बंद ही हैं, कोचिंग बंद है, तो घर पे बैठ के थोड़ा समय दें। तो देखेंगे जीवनानंद दास 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1954 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि 55 वर्ष की जीवन लीला रही थी इनकी। कहा जाता है कि इनका निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हो गया था, इनका निधन हो गया था। और ये बंगाल के बहुचर्चित और काफ़ी लोकप्रिय कवि रहे हैं। ठीक है, तो इनके निधन के पहले और बाद में, निधन जब जो जीवित थे उसी दौरान उन्होंने काफ़ी सारी काव्य रचनाएं की थी, लेकिन निधन के पहले कुछ काव्य रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी थी और कुछ जो है वो बाद में प्रकाशित की गई थी। जैसे निधन के पहले ध्यान रखने वाली बात है कि निधन के पहले कुछ कविताएं उसको ध्यान में रखेंगे। झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी और सातटी तारारा तिमिर, इसको ध्यान में रखेंगे। ये हैं 6 काव्य निधन के पहले। जबकि निधन के बाद जो है तो आलोक पृथ्वी, रूपसी बांग्ला, बेला अबेला कालवेला, ठीक है, ये निधन के बाद है। तो निधन के बाद और भी लगभग 100 कहानियाँ, जीवनानंद दास के मृत्यु के बाद उनकी लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास बाद में मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाए गए थे। जबकि 6 काव्य रचनाएं हैं जो उन्होंने जीवित रहते हुए प्रकाशित करवाया था। अब वनलता सेन जो कि जीवित रहते हुए उन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था, उसके बारे में जाने कि प्रेम कविता है और सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता है ना। उसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार, जो कि उनकी मृत्यु के 2 साल पहले 1952 ईस्वी में उनको वनलता सेन को श्रेष्ठतम काव्य ग्रंथ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, जीवनानंद दास को जी को। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित है। अब इनके कविता पे आने से पहले हम ये जान लें कि इन्होंने अपने कविता के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये बंगाल के बहुत ही चर्चित और बहुत ही लोकप्रिय कवि रहे हैं। तो इस कविता में उन्होंने बंगाल की अपनी मातृभूमि और बंगाल के सुंदरता को इसमें उकेरने की उन्होंने कोशिश करी है। तो हम पहले समझेंगे, एक एक काव्यांश को हम पढ़ेंगे और फिर आपके सामने उसके अर्थ को रखेंगे, ध्यान देंगे। खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर लौट कर आऊँगा एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होगा मनुष्य तब, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा उस भोर का, फूटेगा नई धान की फसल पर जो कोहरे की पालने से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊँगा एक दिन बनकर शायद हंस में, किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। पहले इतना समझ लें, प्रथम काव्यांश में जीवनानंद दास जी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के हैं या जो भी बंगाल के उनको जो भी अच्छे लगे, जो भी चीज़ वो अपने बारे में बता रहे हैं। और वही प्रथम काव्यांश पूरे काव्य के अंतर्गत उन्होंने यही कहा है कि जब मैं दोबारा आऊँ, बंगाल में पैदा हूँ, उनकी इच्छा थी कि बंगाल में जितना हमें प्रेम मिला है, जितनी
खूबसूरती बंगाल में है, जितना हमें प्रेम मिला है मातृभूमि में, मैं दोबारा जन्म लूँ और इसी बंगाल में जन्म लूँ। और किस किस तरह से जन्म लूँ कहाँ लूँ, वो यहाँ पर आप समझेंगे। तो चाहे वो बंगाल की लहलाते धान के खेत हों, बहती नदियाँ हों, या फिर बहती नदियाँ हों, वहाँ धान के खेत लगे हों, वहाँ पे मैं आऊँगा, ठीक है। बंगाल में नहीं होऊंगा शायद बिल्कुल मनुष्य, तो हो सकता है कि मैं उस वक्त मनुष्य के रूप में ना आऊँ, तो फिर कैसे आऊँ, अबाबील या कौआ बन के आऊँ। तो हो सकता है कि दूसरे जन्म में, अगले जन्म में मैं मनुष्य बन के ना आऊँ, अबाबील एक पक्षी है, वो बन के आ सकता हूँ, या मैं कौआ बन के आ सकता हूँ, है ना। जिस भी तरह से मैं आऊँ, तो मैं बंगाल की धरती पे ही आऊँ। उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन बनकर। समझेंगे, इसको कह रहे हैं कि मैं अबाबील बन के आऊंगा या कौआ बन के आऊंगा, या मैं उस भोर की फूटती किरण, जो जब सुबह होती है तो जो किरणें फूटती हैं सुबह सुबह, तो धान कुहासे वाली धान के ऊपर पड़ती है, मैं वो बन के आना चाहता हूँ, लेकिन बंगाल के खेतों में ही, बंगाल में ही। या मैं कह रहे हैं कि कटहल के नीचे जो छाया होता है, वो भी मैं बन के आ सकता हूँ, है ना। बनकर शायद हंस में, या हो सकता है मैं अबाबील, कौआ, या कटहल के नीचे की छाया, या धान पे पड़ते हुए सुबह की किरणें बन के आऊँ, या मैं हंस बन के भी आऊँ, तो बंगाल में ही आऊँ। या क्या क्या कह रहे हैं वो समझिएगा। किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। समझेंगे, इतना बड़े समझ लें कि या मैं हंस बन के आऊँ, या मैं बंगाल के किसी किशोरी, किसी लड़की के पाँव का घुंघरू बन के आऊँ, लेकिन बंगाल में ही आऊँ। तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, जहाँ गंध होगी, जहाँ पानी में जो घास वगैरह तैरते रहते हैं, वो बन के आऊँ। उसके लिए भी मैं बंगाल में ही बन के आऊँ। तो बड़ा ही अच्छा काव्य सौंदर्य इन्होंने किया है अपने बंगाल के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, जीवनानंद दास जी ने। ये बंगाली कविता में है, उसका भाषांतरित प्रयाग शुक्ल ने किया है। तो ये उनकी जीवनानंद दास की भावना है। कह रहे हैं कि आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। हाँ, मैं आऊँगा, नदियों में आऊँगा। कहाँ के नदियों में, बंगाल के मैदानों में आऊँगा, खेत खलिहानों में आऊँगा जब बुलाएंगे, है ना। जिसे नदी लगातार हल्फा मारती रहती है, जिसमें नदियाँ हमेशा बहते रहती हैं, वहाँ पे मैं आऊँगा जहाँ पानी है, और इसी हरे सजल किनारे पर। सजल मतलब होता है जलयुक्त। इसी हरे जल युक्त किनारे पर, जहाँ जिस नदियों में पानी हो, किनारे पे बसा हो, वहाँ पे मैं आऊँगा जहाँ पानी होगा। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल शायद कोई बच्चा। पहले इतना समझ ले, कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि जो शाम में तुम उल्लू देखते हो, मैं वह उल्लू भी बन के आ सकता हूँ। या हो सकता है कि उसकी आवाज़, किसी कपास के पेड़ पे बैठा हो, उसकी आवाज़ में बन के आ सकता हूँ। मैं कई रूपों में आना चाहता हूँ बंगाल की धरती पे फिर से, अगले जन्म में भी। घसीली ज़मीन पे फेंकेगा मुट्ठी भर चावल शायद कोई बच्चा, उबले हुए यानी कि पका हुआ चावल, जो भात बोलते हैं, वो चावल जो बच्चा खाना खा रहा है, छोटा सा बालक, वो हाथ में लेके घास पे फेंक रहा है, घसीली जमीन पे मतलब घास पे फेंक दे रहा है, बर्तन से निकाल के फेंक दे रहा है। खाने ज़्यादा बच्चे फेंकते हैं, वही कह रहे हैं कि मैं वो चावल ही बन के आ सकता हूँ, या मैं वो बच्चा बन के आऊँ। देखोगे रूपसा के गंदले पानी में, नाव के लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। लौट, पहले इतना समझ लें कि शायद कोई बच्चा जो चावल फेंक रहा हो, मैं बन के आऊँ, चाहे बच्चा बन के आऊँ, चाहे मैं वो चावल बन के आऊँ, चाहे मैं वो बर्तन बन के आऊँ, या फिर जिस पे फेंका जा रहा है घसीले मैदान पे, मैं वो बन के आऊँ।
तो देखोगे रूपसा के गंदले पानी, रूपसा एक नदी है बंगाल में, उसमें कह रहे हैं कि रूपसा के जो गंदे पानी है, मटमैले पानी है, उसमें नाव लिए जा रहा है एक लड़का है। चाहे मैं मटमैला पानी हूँ, चाहे उसमें एक लड़का जो है नाव लेके जा रहा हो, मैं वो लड़का हूँ या वो नाव बन के आ जाऊँ, वो आऊँ। अब इतना कहने के बाद जीवनानंद दास जी अब लास्ट 2 पंक्तियों में, लास्ट के काव्यांश में अब आ रहे हैं कि बंगाल की स्थिति कैसी है वो देखिए थोड़ा सा। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। तो कह रहे कि अंधेरा का अर्थ यहाँ पे समझिए पहले। अंधेरा का अर्थ उन्होंने यहाँ पे, अंधेरा का तात्पर्य यहाँ पे है उनका कि बंगाल की स्थिति, तो बंगाल का ये दुख दर्द कह सकते हैं, बंगाल का दुख दर्द, या फिर बंगाल की पीड़ा, जो भी गरीबी की पीड़ा कह सकते हैं। वही कह रहे हैं कि लौट के आएंगे रंगीन बादलों के बीच, सारसों के बीच, लेकिन अंधेरा जो काफ़ी जो गरीबी है हमारे बंगाल में, गरीबी का जो दर्द झेल रहे हैं लोग, या बंगाल का जो दुख दर्द झेल रहे हैं, उसमें मैं आऊँगा उन्हीं के बीच। किसके बीच? रंगीन बादलों के बीच, सारसों के झुंड के बीच में आऊँगा, और उस बंगाल में आऊँगा जहाँ गरीबी की पीड़ा है, गरीबी में लोग जी रहे हैं, लेकिन कितनी भी गरीबी हो मैं उसी बंगाल में आऊँगा। तो उन्होंने अपने इस काव्य सौंदर्य के माध्यम से बहुत सारी उन्होंने बातें रखी है, उनकी जो भावनाएं थी अंदर से कि मैं अगर मेरी मृत्यु हो जाए और दोबारा जब मेरा जन्म हो तो मैं कैसे कैसे अपने मातृभूमि में दोबारा आ सकता हूँ। उनके अंदर ये था कि बंगाल की सौंदर्यता, कोई भी इंसान हो तो चाहता है कि मैं अपने मातृभूमि को कभी ना छोड़ूँ, है ना। तो इन्होंने भी यही अपनी भावना व्यक्त की है कि एक बार फिर से समझ लें कि वो कह रहे हैं कि खेत में जो धान है बंगाल में वो बन के आना चाहता हूँ, नदी है उस मैं वो आना चाहता हूँ, या फिर यहाँ कह रहे हैं कि आबीवल जो एक पक्षी है वो बन के आ जाऊँ। फिर वो कह रहे हैं कि क्या मैं कौवा बन के आ जाऊँ, या सुबह में जो किरणें फूटती हैं वो बन के आ जाऊँ, हंस बन के आ जाऊँ। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, खासकर ये आबीवल है या फिर कौवा है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि हंस बन के आऊँगा या किसी किशोरी का घुंघरू बन के आऊँगा। इन सब चीज़ों को खासकर ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये आपके प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।